हेलो एवरीवन। सो हम पढ़ रहे थे हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 नाजी द राइज ऑफ हिटलर। ओके, हम वीमर रिपब्लिक के बारे में पढ़ रहे थे और जो आफ्टर वॉर इफेक्ट्स है उसके बारे में हम देख रहे थे। आइए आज हम जानेंगे पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस किस तरीके से बदलाव लेकर आए। तो जैसे ही वीमर रिपब्लिक सत्ता में आई और उस समय बहुत सी रिवॉल्यूशनरी स्टेप्स उठाए जा रहे थे। बोल्शेविकीज़, जैसे जो रशियन रिवॉल्यूशन में बढ़ चढ़ के बोल्शेविकीज़ लोग आए थे, उसी के एवज पे, उसी के तर्ज पे सोवियत वर्कर सोसाइटी, जिसमें बहुत और सेलर्स लोग भी थे, वर्कर लोग भी थे और सेलर्स लोग भी थे, वे इस्टेब्लिश होने लगे जर्मनी के बाकी जगहों में। ठीक है, तो बहुत सी सिटीज़ में ये डेवलप हुआ। पॉलिटिकल जो एटमॉस्फेयर था बर्लिन का पूरी तरह से बदल चुका था, क्योंकि सोवियत स्टाइल गवर्नमेंट्स यहाँ आ गई थी। ठीक है, इसके अपोजिट अगर हम देखें तो सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक और कैथोलिक्स जो लोग थे वो इस वीमर रिपब्लिक में इस्टेब्लिश करना चाहते थे। वीमर रिपब्लिक पूरी तरीके से क्रैश्ड हो चुकी थी क्योंकि वार के कारण, और वॉर से के बाद उठी परिस्थिति के कारण वो बुरी तरीके से तबाह हो गई थी। वे प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रही थी। इसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी जो थी, वे अपना जो वर्चस्व है वो जर्मनी में फैलाना चाहती थी, वो अपने अधिकार को जर्मनी में फैलाना चाहती थी, जिसके कारण कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट हमेशा लड़ते झगड़ते रहे, क्योंकि वे अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू एक दूसरे के साथ मर्ज नहीं कर पाए। वे एक दूसरे को जोड़ करके एक अच्छी सोसाइटी नहीं बना पाए, जिसका फ़ायदा हिटलर ने उठाया और एक डिक्टेटरशिप जर्मनी में आ पाई। ओके, इसके अलावा पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशंस जो था वो पूरी तरीके से इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण दब चुका था, जो कि 1923 में आया। ठीक है, जर्मनी युद्ध के बाद बड़े लोन चुकाने लगा, जिसके कारण उसका सारा गोल्ड जो था वो जा चुका था। गोल्ड रिजर्व खाली हो चुके थे। 1923 तक जर्मनी इतनी बुरी स्थिति में आ गया था कि उसने लोन पे करने से रिफ्यूज़ कर दिया कि वो एक पैसा नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसकी जितनी भी इंडस्ट्रियल एरिया थे, रेहार्स, कोल माइने से, वो सब फ्रांस के पास पड़े हुए थे। जर्मनी ने अपनी गरीबी को, इकोनॉमिक क्राइसिस से उबरने के लिए बड़े पैमाने पे करेंसी पब्लिश करना शुरू कर दिया। उन्होंने बड़े पैमाने पे ये लगा कि बहुत ज़्यादा नोट छाप देंगे तो गरीबी दूर जाएगी, इकोनॉमिक क्राइसिस दूर जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बल्कि जर्मनी में जो मार्क, जो उनकी करेंसी थी, वो पूरी तरीके से गिर गई। अप्रैल में $1 के मुकाबले 24,000 मार्क की वैल्यू हो चुकी थी। मतलब 24,000 मार्क इक्वल टू $1, जो जुलाई तक आते आते 3,53,000 मार्क तक हो गई, गिर गई। उसके बाद अगस्त में 46,21,000 मार्क इज़ इक्वल टू $1, और दिसंबर तक आते आते मार्क की कीमत और ज़्यादा गिर गई। $1 के मुकाबले 9,88,60,000 मार्क्स आ गया, और आगे चल चलते ये फिगर ट्रिलियंस तक पहुंच गया। ठीक है, तो गुड्स और सामान की प्राइस आकाश को भी छूने लगे। ठीक है, इतनी ज़्यादा करेंसी छापने के कारण हर चीज़ की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई। लोगों को एक ब्रेड का टुकड़ा खरीदने के लिए बैलगाड़ी भर के पैसे लाने पड़े। ये क्राइसिस को ही हाइपर इन्फ्लेशन के नाम से जाना जाता है, जो एक नया इकोनॉमिकल फिनोमिना था, जिसमें कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इस स्थिति को देखते हुए अमेरिका इसमें एंटर किया। उसने जर्मनी की सहायता करी ताकि वो एक
मुसीबत से बाहर आ सके। उसने फाइनेंशियली जर्मनी को सपोर्ट किया ताकि वो अपनी स्थिति सुधार सके। पर जर्मनी की किस्मत इतनी जल्दी ठीक होने वाली नहीं थी। अब एक ऐसा समय आया जब पूरा वर्ल्ड डिप्रेशन में चला गया। ये समय था 1924 से 1928 के बीच में, जब पूरी तरह से जो इकोनॉमिक्स थी वर्ल्ड की वो पूरी तरह सैंड के महल जैसे, रेत के महल के समान ढह गई। जर्मनी जिसमें जो इन्वेस्टमेंट किया था इंडस्ट्रीज रिकवर में, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। यूएस खुद इस क्राइसिस से नहीं बच पाया तो जर्मनी को क्या बचा था। यूएस का वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज पूरी तरह से डूब चुका था 1920 तक। प्राइस गिरने के डर के कारण बहुत से लोग जो पैसा लगाए थे इसमें शेयर में, उन्होंने पैसा वापस लेना शुरू कर दिया। 24 अक्टूबर तक 3 मिलियन शेयर सोल्ड हो चुके थे। ये समय को ही ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन के नाम से जाना जाता है और यहीं से ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन शुरू हुआ था। ये समय 1929 से 1932 तक खिंच गया, जिसमें यूएस की खुद की इनकम हाफ हो चुकी थी। ठीक है, पूरी फैक्ट्रीज बंद पड़ी हुई थी, एक्सपोर्ट ना के बराबर हुआ था, फार्मर्स बैडली इफ़ेक्टेड थे क्योंकि उनके सामान, उनका अनाज कोई नहीं खरीद रहा था, मनी मार्केट में था नहीं। इसका इफ़ेक्ट बहुत लंबा चला, जिस यूएस अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था इस इकोनॉमिक क्राइसिस से, लेकिन वो भी नहीं बच पाया। जर्मनी इस इकोनॉमिक्स की मार सबसे बुरी तरह का जर्मनी सब में पड़ी। 1932 में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो था वो 40% तक गिर गया। 1929 में जो वर्कर लोग थे वो जॉबलेस हो गए, उनको वेजेस ही नहीं मिल पाती। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट आकाश को छू रहा था। 6 मिलियन लोग अनएम्प्लॉय हो चुके थे। जर्मनी में लोग अपने गले पे तख्ता डाल के घूम रहे थे, विलिंग टू डू एनी जॉब, कोई भी जॉब करने को तैयार है। अनएम्प्लॉयमेंट युद्ध के दिमाग में घर कर गया था। वे सड़कों पे घूम रहे थे ताकि कोई भी काम मिल सके। काम ना मिलने के कारण वहाँ पे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है, जिसके कारण और स्थिति बिगड़ने लगी जर्मनी की। ये इकोनॉमिक क्राइसिस, ठीक है, वो एक डीपली इम्पैक्ट आज भी रखता है। लोग डर जाते हैं जब भी वो इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में सोचते हैं। ये इकोनॉमिक क्राइसिस मिडिल क्लास जो सैलरी एम्प्लॉयड है उन पे इतना, और पेंशनरीज जो लोग हैं उनकी या जिनकी सेविंग्स है उन पे ज़्यादा इफेक्ट तो नहीं डाल पाया, लेकिन फिर भी स्मॉल बिजनेस, सेल्फ एम्प्लॉयड लोग इसमें ज़्यादा सफ़र किए। ओके, बिजनेस पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। बहुत से सोसाइटी के ऐसे सेक्शन थे जो इस इकोनॉमिक क्राइसिस की मार नहीं झेल पाए, खासकर वर्किंग क्लास। उसमें अनएम्प्लॉयमेंट तो बहुत ज़्यादा फैल चुका था। ठीक है, वे जो थोड़ी बहुत जो भी उनकी आमदनी थी उससे जैसे तैसे करके वे इस इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। बड़े बड़े बिजनेस ठप पड़ चुके थे। एग्रीकल्चर जो गुड्स की प्राइस है वो गिर चुकी थी। विमेंस इतनी अनेबल थी कि वे अपने बच्चों को भरपेट खाना तक नहीं खिला पा रही थी। पॉलिटिकली वीमर रिपब्लिक जो है वो पूरी तरीके से ठप सरकार साबित हुई। वीमर जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें बहुत सी कमियां थी। ठीक है, और इस कमियों का फ़ायदा ही डिक्टेटरशिप ने उठाया और जर्मनी में डिक्टेटरशिप आ गया। मेजॉरिटीज़ ऑफ द वन पार्टी नियर इम्पॉसिबल टू डू द टास्क। तो इस मुसीबत से जर्मनी को बाहर निकालना किसी भी एक मेजॉरिटी पार्टी के बस की बात नहीं थी, और कॉलोजियम इस चीज़ों को ठीक नहीं कर सकता था। इस छोटे से पीरियड में ही आर्टिकल 48, मतलब वीमर रिपब्लिक के छोटे से पीरियड में ही आर्टिकल 48 कई बार लागू किए गए। ये प्रेसिडेंटल पावर थी जिसमें इमरजेंसी लागू की जाती है, जिसमें सिविल्स जो राइट्स है उसे सस्पेंड कर दिया जाता है और पूरी भागदौड़
प्रेसिडेंट के हाथ में होती है। तो वीमर रिपब्लिक के कार्यकाल में, जो कि एक छोटा सा 239 डेज़ का कार्यकाल था, उसमें आर्टिकल 48 कई बार लगे। वे इस क्राइसिस से अपने आप को नहीं बचा पाए और लोगों का कॉन्फिडेंस डेमोक्रेसी से और पार्लियामेंट्री सिस्टम से पूरी तरीके से उठ चुका था। तो हम अब राइज ऑफ हिटलर्स पावर, हिटलर्स राइज टू पावर, किस तरह से हिटलर पावर में आया उसे जान लेते हैं। जिस तरीके से इकोनॉमिक क्राइसिस जर्मनी में हो रहे थे, पॉलिटिकल सोसाइटी जो है और उसका बैकग्राउंड जिस तरह से इस्टेब्लिश हो चुका था जर्मनी का, उसी ने हिटलर को पावर में आने का मौका दिया। हिटलर का जन्म 1889 ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। उसने अपनी पूरी जवानी गरीबी में बिताई। जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड हुआ, उसने आर्मी ज्वाइन करी और एज अ मैसेंजर वो फ्रंट में लड़ा। ठीक है, उसे कई मेडल मिले उसकी ब्रेवरी के लिए। पर जर्मन की हार के कारण वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो चुका था और वर्सेला के ट्रीटी ने उसके अंदर बहुत ज़्यादा रिवेंज और आक्रोश भर दिया। 1919 में उसने एक स्मॉल ग्रुप जर्मन वर्कर पार्टी को ज्वाइन किया और धीरे धीरे उसमें वो एक बड़ी पोजीशन में पहुंचने लगा और आगे जा कर के यही जर्मन वर्कर पार्टी नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी कहलाई, जिसे लोग आज नाजी पार्टी के नाम से जानते हैं। ओके, 1923 में हिटलर ने प्लान किया कि वो ब्रोविया को सीज करके उसका कंट्रोल अपने हाथ में हासिल करेगा। उसने बर्लिन तक मार्च भी किया ताकि उसके पावर को कैप्चर कर सके, पर वो फेल हो गया। उसे अरेस्ट किया गया और ट्रेजन, गद्दारी के इल्ज़ाम उसके ऊपर लगा भी और केस चला, लेकिन बाद में उसे रिलीज़ कर दिया गया। नाजी कुड नॉट इफेक्ट मोबिलाइज्ड पॉपुलर सपोर्ट टिल 1930। 1930 तक नाजी को इतना पॉपुलर सपोर्ट नहीं मिला था लोगों का। पर जैसे ही ग्रेट डिप्रेशन आया, नाजी ने अपने मास मूवमेंट, बड़े मूवमेंट शुरू कर दिए। आफ्टर 1929 जब बैंक और बिजनेस कोलैप्स हो चुके थे, सारे बैंक बंद हो चुके थे, लोग अपनी जॉब खो चुके थे, मिडिल क्लास भी डरा हुआ था कि कहीं स्थिति बस से और बदतर ना हो जाए, और इसी सिचुएशन का फ़ायदा नाजी ने अपने प्रोपेगेंडा को फैलाने के लिए किया। ठीक है, उन्होंने लोगों को सपने दिखाए कि हम उनको बेटर फ्यूचर दे सकते हैं। 1928 में नाजी पार्टी ने तकरीबन 2.6% वोट हासिल किए जिस रिच स्टैग के इलेक्शंस में, जो कि एक जम्मू पार्लियामेंट इलेक्शन था। 1932 में वो लार्जेस्ट पार्टी बनी जिसमें उनकी को 37% वोट हासिल हुए। हिटलर एक पावरफुल स्पीकर था। ठीक है, उसका बोलने का तरीका, पैशन, ठीक है, लोगों को मोटिवेट करने का तरीका बहुत ज़्यादा प्रभावी था और लोग उसकी बातों में आ भी जाते थे। उसने प्रॉमिस किया कि वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेशन जर्मनी को बनाएगा। जो भी जर्मनी के साथ इनजस्टिस हुई है वर्सेला ट्रीटी में, उसका वो बदला लेगा और उसकी डिग्निटी, जर्मनी की डिग्निटी, जर्मनी के लोगों की डिग्निटी वो वापस करेगा। उसने प्रॉमिस किया कि वो जीतने के बाद एम्प्लॉयमेंट देगा, लोगों को काम देगा और लोगों जो यूथ है उसके फ्यूचर को सिक्योर करेगा। उसने प्रॉमिस किया कि जो भी फॉरेन इन्फ्लुएंस के कारण आज जर्मनी में जो कॉन्स्पिरेसी आई है, जो जर्मनी की इकोनॉमिक स्थिति खराब हो गई है, उसको वो वापस पटरी पे लेकर के आएगा। हिटलर ने एक नए स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स का जन्म किया, उसने इसे बढ़ावा भी दिया। ये एक नई स्टाइल की पॉलिटिक्स थी। उसने जान गया था कि लोगों को कुछ अलग चीज़ें दिखाने की ज़रूरत है ताकि लोगों का रुझान आए। उसने रिचुअल, स्पेक्टेकल, अलग अलग तरह की बड़ी बड़ी रैलियाँ निकाली, मैसिव रैलियाँ निकाली, जैसे आप फोटो में देख सकते हैं। बड़ी बड़ी भीड़ों को इकट्ठा कराया गया। ठीक है, उसमें उन लोगों को नाजी
ओथ लेवाए गए, बड़ी बड़ी रैलियाँ, बड़े बड़े बैनर्स जिसमें स्वास्थ्य का साइन था, ठीक है, पब्लिक मीटिंग, डिमॉन्स्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें बड़े पैमाने पे की जाती थी ताकि लोगों का अटेंशन आए और लोगों को लगे कि कोई बहुत बड़ी पार्टी या फिर बड़े लोग जो कि ऐसे लोग जो जर्मनी की स्थिति सुधार सकते हैं। तो नाजी का प्रोपेगेंडा स्किल जो है वो ये दिखाने का था, लोगों को ये बताया गया कि हिटलर जो है वो एक मसीहा है, वो सर्वाइवर है, उसको भगवान ने भेजा यहाँ पे ताकि वो लोगों के दुख को ख़त्म कर सके, ठीक है। ऐसी इमेज बनाई गई लोगों के मन में कि हिटलर ही उनकी डिग्निटी, उनकी प्राइड को वापस ला सकता है, उनको इकोनॉमिक पॉलिटिकल क्राइसिस से बाहर निकाल सकता है। तो इस तरह का प्रोपोगंडा कराया गया और ये पहली टाइप की ऐसी पॉलिटिक्स थी जिसका अनुकरण आज भी सारे पॉलिटिकल लीडर, सारे वर्ल्ड पॉलिटिकल लीडर करते हैं। ओके। 2.1 डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। अब कैसे वो डेमोक्रेसी को डिस्ट्रक्ट करके उसने डिक्टेटरशिप लेकर आया। 1933 में 30 जनवरी को प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग ने चांसलरशिप का ऑफर किया, जो एक हाईएस्ट पोजीशन है कैबिनेट मिनिस्ट्री में। जैसे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर होता है, वहाँ पे चांसलर होते हैं, जर्मनी में चांसलर होते हैं। तो उसके लिए उन्होंने हिटलर को नियुक्त किया और ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। नाजी जो कि कंजर्वेटिव से बिलोंग करते थे, कंजर्वेटिव सोच से बिलोंग करते थे, वे सोचते थे कि पावर पूरी तरह से हिटलर के हाथ में आ जाए और वो डेमोक्रेटिक रूल्स को पूरी तरह से ख़त्म करना चाहते थे। इसकी मदद उनको तब मिल गई जब अचानक एक मिस्टीरियस आग लगी और जर्मनी के पार्लियामेंट की बिल्डिंग पूरी तरह से जल गई, जिसके कारण बहुत से जो मिनिस्टर्स थे, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे, वे बुरी तरह से घायल हो गए, जल गए। ये फायर 28 फरवरी 1933 को लगी। अब ये लगी या लगाई गई, आज तक ये मिस्ट्री बने हुए हैं। जैसे ही ये सारी घटना घटी उसके तुरंत बाद ही राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेस, प्रेस, असेंबली, है ना, और जो भी गारंटी वेयर कॉन्स्टिट्यूशन ने दी थी उनको सबको छीन लिया गया, ठीक है। तुरंत जो मार्शल लॉ मैंने आपको बताया था आर्टिकल 48 के बारे में, वो लागू कर दिया गया, ठीक है। इसके कारण क्या हुआ कि जितने भी एनिमीज थे, कम्युनिस्ट लोग थे जो कि नहीं चाहते थे कि हिटलर पावर में रहे, ठीक है, उन्हें पकड़ के कंसंट्रेशन कैंप भेज दिया गया। द रिप्रेशन द कम्युनिस्ट वर सर्वाइव। बहुत से कम्युनिस्ट डर के भाग गए, उन लोग छुप गए ताकि किसी तरह से बच सके। टोटल 6,808 अरेस्ट किए गए, ठीक है, जो कि डुसेल्डोर्फ से किए गए। इसके अलावा 1,440 कम्युनिस्ट लोगों को पकड़ लिया गया। उन लोगों ने, मतलब नाजी लोगों ने 52 टाइप्स ऑफ विक्टिम प्रोस्पेक्ट किए जो कि नाजी के लिए खतरा हो सकते हैं पूरे देश के लिए, और उन्हें पकड़ के एक एक करके गिरफ्तार किया गया। 3 मार्च 1933 को फेमस इनेबलिंग एक्ट पास किया गया और इस एक्ट के पास होते ही जर्मन एक डेमोक्रेटिक कंट्री से डिक्टेटरशिप के अंदर आ गए। हिटलर के पास पूरी पावर आ गई पार्लियामेंट को रूल करने की, ठीक है। ऑलरेडी प्रेस, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये सबकी पावर तो उसके हाथ में थी, बाकी जो पॉलिटिकल पावर थी वो भी उसके कंट्रोल में आ गए। जितनी पॉलिटिकल पार्टी, ट्रेड थे, यूनियन थे, सबको बैन कर दिया गया और नाजी पार्टी और उसके जो सहयोगी लोग हैं, बस उस सहयोगी जो पार्टी थी उन्हें ही देश जर्मनी में काम करने की इजाज़त दी गई, ठीक है। इस तरीके से पूरा इकोनॉमिक, मीडिया, आर्मी, जुडिशरी, सबका कंट्रोल हिटलर के हाथों में आ गया। स्पेशल सिविलियन सिक्योरिटी फोर्स बनाए गए ताकि नाजी अपने हिसाब से सोसाइटी को कंट्रोल कर सके, ठीक है। इसमें कुछ ग्रीन यूनिफॉर्म वाले पुलिस थे, ठीक है, जिन्हें ऐसे या स्टॉर्म ट्रूपर्स कहा जाता था। इसमें गिस्टपो एक सीक्रेट स्टेट पुलिस थी, एसएस स्क्वाड और क्रिमिनल पुलिस और सिक्योरिटी डिपार्टमेंट जैसे पुलिस
नए पोस्ट बनाए गए। ये न्यूली ऑर्गेनाइजेशन फोर्स थे। इसने नाजी के रेपुटेशन को बढ़ाया और जितने भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हो रहे हैं उन्हें दबाया गया। जो भी ऐसी एनिमीज एक्टिविटी थी जिससे जर्मनी को नुकसान हो सकता था, जो नाजियों को, खासकर जर्मनी मतलब नाजी को नुकसान हो सकता था, उन्हें पकड़ लिया गया। गस्तापे टॉर्चर चैम्बर में ले जाते या कंसंट्रेशन कैंप में ले जाते लोगों को और इलीगली या लीगल प्रोसीजर से उन्हें दूर रखा जाता और अरेस्ट करके उन्हें टॉर्चर किया जाता। ये पुलिस फोर्स के पास इनन्यूमरस पावर थी, ठीक है, और ये मनमानी तौर पे लोगों को पकड़ रहे थे।